संज्ञानात्मक मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें हमने संवेदन, प्रत्यक्षण, अवधान, अधिगम परिभाषा, स्मृति, चिंतन और बुद्धि, इन सब टॉपिक को कवर कर लिए हमने। आज हम संवेग, चिंता विकृति और मानसिक बाध्यता यानी कंप्लीट हो जाता है आज के दिन। ठीक है, आज से कॉग्निटिव साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। अभी सर आवाज नहीं आ रहा बराबर आपका। बाकी लोगों का आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। आवाज ही नहीं नहीं आ रहा है? नहीं बिल्कुल अच्छी तरह से आ रहा है। आ रही है सर। आ रहा आवाज है, आ नहीं रहा है। क्या बोले आपने, सुना ही नहीं। आपके यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, आपका आवाज इको हो रहा था। कर लीजिएगा, फिर से जान कर लीजिएगा, आपके यहाँ प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, पढ़ते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जैसे कि हमने संवेदन पढ़ा, प्रत्यक्षण, अवधान यानी ध्यान, अधिगम, स्मृति, चिंतन, बुद्धि, इन सब टॉपिक को कवर कर लिया है हमने। ठीक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम पढ़ेंगे संवेग, चिंता विकृति और मानसिक बाध्यता। ठीक है, फिर आज से हमारा जो साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना, चलो 3 टॉपिक आज कवर कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे आज। संवेग यानी इमोशंस, सबको स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी, है ना। संवेग यानी इमोशंस, इमोशन के बारे में थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। संवेग क्या है, इमोशन क्या है ना। तो संवेग क्रियाओं का एक उत्तेजक है। क्रियाओं का, कोई भी हम क्रिया करते हैं उसका कुछ उत्तेजक है। ठीक है, कुछ भी क्रिया में उत्तेजना होती है, संवेग है। ठीक है, भावना। सभी को आ रही है आवाज? ठीक है ना, मैसेज कर दीजिएगा बाकी लोग। संवेग आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है। आत्मनिष्ठ भाव आंतरिक होती है। संवेग जो होते हैं वो आंतरिक होती है, आत्मनिष्ठ भाव से होती है, जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है। शारीरिक भी उत्तेजना कोई पैदा होती है, शरीर पर भी इफेक्ट पड़ता है उसका। और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार भी होते हैं। तो भावनात्मक से हम खास व्यवहार भी करते हैं, भावनाओं को लग जाता है ना कोई बात, खास व्यवहार भी करते हैं। चलो, संवेग के 3 तत्व होते हैं। संवेग के कितने तत्व होते हैं जी? 3 तत्व होते हैं। एक होता है दैहिक तत्व होता है, एक संज्ञानात्मक तत्व होता है, और एक होता है व्यवहारिक। दैहिक यानी हमारे शरीर से रिलेटेड, संज्ञानिक यानी हमारे ज्ञान से रिलेटेड, एंड व्यवहारिक यानी हमारे व्यवहार से रिलेटेड, जो कुछ हम क्रियाकलाप करते हैं। ठीक ना, तो दैहिक, किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिएगा। ठीक ना जी, हाँ। दैहिक तत्व पढ़ते हैं। दैहिक तत्व में इससे तात्पर्य संवेग के दौरान व्यक्ति की शरीर भीतर होने की कोई चीज नहीं होगी, यानी अब उसको ऐसा लगेगा दैहिक तत्व में कि अब कुछ भी नहीं है, हमारे कैपेसिटी नहीं है, सब खो बैठे हैं, इतना इमोशन हो जाता है शरीर में। ठीक है, शरीर पे इतना इफेक्ट पड़ जाता है। संज्ञानात्मक तत्व में इमोशन पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक तत्व। ठीक है, इसमें है उद्दीपक या परिस्थिति को, कोई भी जो स्टिमुलेशन है, कोई भी जो लक्ष्य है, जो कुछ परिस्थिति है का प्रत्यक्षण या व्याख्या करने के ढंग या तरीके से होता है ना। कोई भी परिस्थिति या फिर स्टिमुलेशन का हम व्याख्या करते हैं, उसका कुछ ज्ञान लेते हैं, संज्ञान में भरते हैं। जैसे कि मध्य रात्रि में यदि आपके बगल वाले कमरे में बिल्ली उछल कूद करती है, तो आप यह सोचकर डर जाते हैं कि कोई अजनबी तो घर में प्रवेश नहीं कर गया, यानी अपने भावनाओं से, है ना, भावनाओं को लग जाती है वो बात कि साइड में तो अंधेरे में कोई बिल्ली धड़पड़ कर रही है ना, तो कोई अंधेरे में कोई आया तो नहीं है, तो डर जाते हैं। ठीक है, सब जगह। व्यवहारिक तत्व, तो व्यवहारिक तत्व में संवेग पढ़ेंगे तो संवेग यानी इमोशन पढ़ेंगे। संवेग के बाह्य अभिव्यक्ति से होता है, यानी बाहरी क्रियाकलाप से होता है। जैसे कि शारीरिक मुद्रा, हाव भाव, आवाज का स्वर आदि सम्मिलित किया जाता है, जिसके थ्रू हम इमोशन होते हैं। प्रत्येक संवेग में एक दैहिक आंतरिक परिवर्तन भी होता है, दैहिक आंतरिक परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन भी होता है आंतरिक। ठीक है, संवेग के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमोशन बताया गया है। विलियम्स जेम्स लांजे जेम्स सिद्धांत, केनन बोर्ड सिद्धांत, स्केक्टर सिंगर सिद्धांत और लेजरास सिद्धांत, ये सब सिद्धांत बताए गए। सामवेगिक बुद्धि पढ़ते हैं। सामवेगिक बुद्धि, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक सेलोभी एवं मयर 1990 में सामवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया है।
तो सेलोवी एवं मेयर ने सामयिक बुद्धि का प्रतिपादन किया 1990 में। बोला गया है कि व्यक्ति की जिंदगी के सामयिक पहलू से संबंध क्षमताओं या शील गुणों के समुच्चय से होता है। सामयिक बुद्धि यानी इंटेलिजेंट है ना, तो शील गुण आते हैं इसमें, ठीक है। हम लोगों ने शील गुण को पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। तो व्यक्ति की जिंदगी के सामयिक पहलू से संबंधित क्षमताओं या शील गुणों के समुच्चय से होता है। उसकी क्या क्षमता है, उसका क्या शील गुण है, उससे फिर इमोशनल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। चलो, इन लोगों ने सामयिक बुद्धि को मूलतः सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार माना गया है। तो सामयिक बुद्धि को इन्होंने क्या बोला गया है, सामाजिक बुद्धि बोला गया है। सामयिक बुद्धि के तत्व यानी कंपाउंड्स आर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सामयिक बुद्धि के तत्वों को मूलतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। जैसे कि एक होता है वैयक्तिक तत्व पर्सनल कंपाउंड्स, और एक होता है अंतर वैयक्तिक इंटरपर्सनल। एक होता है पर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल, जो कि सामयिक बुद्धि के दो भाग बताए गए हैं। तो हम पढ़ेंगे पर्सनल कंपाउंड में, तो सामयिक बुद्धि का आधार आत्मज्ञान होता है, हमारे आत्मा से, आंतरिक से रिलेटेड होता है, खुद से रिलेटेड होता है। इसमें व्यक्ति अपने सम्यक से तो अवगत होता ही है, साथ ही इसमें वह दूसरे के भी सम्यक को प्रबंधित करता है, यानी मैनेजमेंट करता है दूसरे के भी सम्यक को, मतलब दूसरों के भी भावनाओं को समझता है वो व्यक्ति, ठीक है। अपने को भावनाओं को तो समझता ही है, लेकिन साथ साथ दूसरे की भी। तथा इसमें आत्मा अभिप्रेरणा भी सम्मिलित होती है, आत्म मोटिवेशन सम्मिलित होती है। सामयिक बुद्धि के भी तीन वैयक्तिक तत्व बताए गए। सामयिक बुद्धि के तीन वैयक्तिक तत्व, ये मोटा मोटा हमने एक पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके अंडर में तीन पढ़ेंगे, जो कि अपने संगों से अवगत होता है, अपने बारे में ही बताया गया है। तो अवेयरनेस ऑफ ओवर वन इमोशंस। दूसरा है अपने संवेगों को प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करता है, मैनेजिंग वंस और इमोशंस। तीसरा है आत्माभिप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन, वैयक्तिक में आ जाएंगे खुद में। चलो, तो अपने संवेगों से अवगत यानी अवेयरनेस ऑफ ओवर वंस इमोशंस। इसमें बोला गया है कि अपने भाव एवं संवेगों से जिस रूप में वे उत्पन्न होते हैं, अपने भाव और संवेगों से जिस रूप में वे उत्पन्न होते हैं, उन भावों को मॉनिटर करने में सफल हो जाते हैं, वह उनके वश में नहीं होते हैं। यानी कोई भी चीज अपने सामने आएंगी तो उसको हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने भावनाओं को मैनेज कर सकते हैं ना, उसमें एकदम डूब नहीं जाते हैं, वो हम उसके भावनाओं में वश नहीं होते, ठीक है। यही होता है अपने संवेगों से अवगत होना, अवगत हो जाते हैं हम अपने भावनाओं से। अपने संवेगों को प्रबंधित करना यानी मैनेजिंग करना अपने इमोशंस को, इन संवेगों को उचित ढंग से अभिव्यक्त किया जाए और उन्हें नियंत्रित से बाहर न होने दे, यानी अपने नियंत्रण से बाहर नहीं, हमें कंट्रोल करके रखना है अपने भावनाओं को। मनोदशा का नियमन कैसे किया जाए और अपने क्रोध विषाद आदि से अपनी जिंदगी को प्रभावित नहीं होने देते हैं, यानी अपने क्रोध और इमोशन को दबा कर मतलब कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। भावनाओं को एकदम क्रोधित नहीं होते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट करते हैं क्रोध द्वेष को। आत्मा अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन, जो व्यक्ति को उत्तम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रखता है, यानी उत्तम लक्ष्य, आपको जो उत्तम लक्ष्य प्राप्त करना है ना, तो ये हेल्पफुल है आत्मा अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन इमोशंस, ठीक है। आवेगशील व्यवहार को रोकना, जो कुछ आवेग आ रहे हैं तिलक जी, हैंड रेस कर लीजिएगा, है ना, कुछ बोलना हो तो, कुछ बोलना रहा तो हैंड रेस कर लेना, ठीक है। आवेगशील व्यवहार को रोकना या नियंत्रित करके रखना सभी तरह के सामयिक आत्मनियंत्रण की जड़ होते हैं। तो आवेगशील व्यवहार को रोकना होता है और नियंत्रित करके रखना होता है, मैनेजिंग करना होता है, और सभी तरह के सामयिक आत्मनियंत्रण की जड़ होती है, यानी जो सामयिक जो होता है सामयिक आत्मनियंत्रण की जड़ होती है, यानी सामयिक जो इमोशन होता है वो सभी तरह के कोई भी इमोशन हो उसकी जड़ होती है, यानी मेन होता है सामयिक आत्मनियंत्रण। आवाज किसी को नहीं आई ना तो बोलना, ठीक है, नहीं तो फिर हैंड रेस करना किसी को कुछ बोलना रहा तो। अब पढ़ते दूसरा जो अंतर वैयक्तिक, पहले हमने पढ़ा वैयक्तिक, ठीक है, पर्सनल में हमने 3 पढ़े थे, ठीक है, जो कि सामयिक बुद्धि के 2 भाग बताए गए थे। अब पढ़ेंगे अंतर वैयक्तिक। अंतर वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि दूसरों के संवेगों को समझने, इमोशन को समझने तथा उसके प्रति संवेदनशील दिखलाना तथा संवेगों को उचित ढंग से संचालित करना, यानी उनके प्रति हम संवेदनशील दिखलाना होता है और संवेगों को उचित ढंग से भी संचालित करते हैं हम,
यही सम्मिलित होता है इसमें अंतर्व्यक्तिक में, ठीक है। तो दूसरों की भावनाओं को समझना। अंतर्व्यक्ति के दो तत्व बताए गए, एक तो होता है परानुभूति और एक होता है संबंध को संचालित करना, यानी हैंडलिंग रिलेशनशिप। तो परानुभूति में होता है दूसरे के संवेगों की पहचान करना, यानी दूसरे के संवेग को हम इमोशन को पहचानते हैं। और दूसरा है संबंधों को संचालित करना, यानी हैंडलिंग रिलेशनशिप, यानी दूसरों के साथ उत्तम संबंधों को संचालित कर, दूसरों के साथ हम उत्तम संबंध का संचालित करते हैं। परानुभूति और संबंधों का संचालित करना, ये हुआ हमारा कंप्लीट इमोशंस, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना तो बोल सकते हैं अभी। चिंता विकृति, जहां पर इंपॉर्टेंट बोलूंगा ना वहां पर आप नोट कर लेना, ठीक ना। चिंता विकृति एंजाइटी डिसऑर्डर। चिंता विकृति थम कर लीजिएगा सभी लोग, आवाज आ रही है ना, थम कर लीजिएगा। प्रशांत जी, अजय जी, सुनीता जी, गुड। चिंता विकृति यानी एंजाइटी डिसऑर्डर। चिंता विकृति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं परिभाषा उसका। चिंता विकृति एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है इंग्लिश में। DSM-4 में चिंता विकृति को एक महत्वपूर्ण विकृति माना गया है, जिसमें रोगी में अवास्तविकता, यानी कोई वास्तविक चीज नहीं होती, अवास्तविक होती है, उसका कोई मूल्य नहीं है ना, कोई वास्तविक चीज नहीं है। तो अवास्तविकता चिंता, ठीक है, अवास्तविक चिंता एवं तार्किक डर की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसमें इसका सामान्य जिंदगी का व्यवहार अपअनुकूलित हो जाता है, अच्छे से व्यवहार ही नहीं होता उसका, मतलब अवास्तविक में जीता रहता है, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, तो चिंता विकृति में आएगा, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया उसको। DSM-4 का जो यहाँ पर ये जो फुल फॉर्म दिया है DSM का, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इसमें 6 प्रकार बताए गए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखना। DSM-4 में चिंता विकृति के 6 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। एक होता है दुर्भिति विकृति, दूसरा है विभीषिका विकृति यानी सीवियर डिफॉर्मिटी, सामान्यीकृत चिंता विकृति यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, मनोग्रसित बाध्यता विकृति, और उत्तर आघातीय तनाव विकृति यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर है तीव्र तनाव विकृति, छठवा जो है वो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। ये 6 आ जाएंगे हमारे चिंता विकृति में। दुर्भिति विकृति पढ़ते हैं, एक को पढ़ लेते हैं। दुर्भिति विकृति में विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति से सतत एवं असंतुलित मात्रा से डरना, कोई भी विशिष्ट वस्तु होती है या परिस्थिति से हम क्या करें, सतत डरते हैं, और असंतुलित मात्रा, संतुलित नहीं होता है, असंतुलित मात्रा से हम डरते रहते हैं, थोड़े थोड़े इसमें डरते रहते हैं, ठीक है। जो वास्तव में व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं होता है ना, ये होता ही रहता है कभी कभार, ठीक है, लेकिन ज्यादा ये खतरनाक नहीं होता है। किसी भी असंगत डर को दुर्भिति कहलाता है, यानी असंगत डर, संगत नहीं है वो, असंगत है। या और समायोजन कुप्रभावित होता है, अपना जो समायोजन है वो कुप्रभावित होता है, समायोजन हम अच्छे से कर नहीं पाते हैं अपने व्यवहार में, है ना, अपनी जिंदगी में। किसी भी चीज से, विशिष्ट चीज से हम डरते रहते हैं ना, सिंपल बिना सोच विचार किए ही अनुक्रिया करने की एक जैविक प्रवृत्ति होती है, यानी कोई सोच समझ नहीं करते हैं, बस ये करना कर लेते हैं तुरंत, लेकिन उस पर क्या इफेक्ट होगा, है ना, बाद में क्या हमें उसका असर होगा, ये कुछ जानते नहीं है, बिना सोच समझ कर हम अनुक्रिया करते हैं। दुर्भिति के भी 3 टाइप्स बताए गए हैं। एक होता है विशिष्ट दुर्भिति, स्पेसिफिक फोबिया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया जाता है। एग्रो दुर्भिति यानी एग्रोफोबिया, सामाजिक दुर्भिति यानी सोशल फोबिया। दुर्भिति के 3 प्रकार। विशिष्ट दुर्भिति यानी स्पेसिफिक फोबिया में बताया गया है कि विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति, विशिष्ट वस्तु हो या फिर परिस्थिति हो, उसमें उससे अनुमान मात्र से ही उत्पन्न होता है। विशिष्ट परिस्थिति में कुछ अनुमान कर रहे हैं ना, अंदाजा लगा रहे हैं, उसमें से ही डर लग रहा है हमें। जैसे साइनोफोबिया, ये साइनोफोबिया क्या होता है, एक विशिष्ट दुर्भिति होता है साइनोफोबिया। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति कुत्ता से डरता है है ना, कुत्ता से डर लेता है, ये विशिष्ट दुर्भिति है, स्पेसिफिक फोबिया। एग्रो दुर्भिति पढ़ते हैं, दुर्भिति जो सर मनुष्य से भी डरता है, बल्कि इंसान होगा तो क्या होगा?
अम्मी जी हैंड रेस करना, कोई भी कुछ भी बोलना है हैंड रेस करना है। चलो, एग्रो दुर्विधि पढ़ते हैं, एग्रोफोबिया। सार्वजनिक आम स्थान पर जाने से डरता है। तो व्यक्ति क्या होता है, सार्वजनिक आम स्थान पर जाने से डरता है। कोई भी सार्वजनिक आम स्थान होता है, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा विश्वास होता है कि किसी तरह की दुर्घटना होने पर न तो कोई बचाव संभव है और न कोई बचाने के लिए आ सकता है। सार्वजनिक जगह पर बहुत घबरा जाता है ना, बहुत लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ देखकर फिर डर भी जाता है। ठीक है, सार्वजनिक जगह पर इस तरह का फोबिया महिलाओं में अधिक होता है। ठीक है, महिलाओं में। सामाजिक दुर्विधि, सोशल फोबिया, इसमें व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति का सामना करना पड़ता है, अन्य व्यक्तियों से डरता है ये व्यक्ति, है ना। सामाजिक फोबिया समाज में। जोसेफ ओल्पे ने बोला गया कि दुर्वृत्ति के उपचार के लिए क्रमबद्ध असंवेदनीकरण की प्रवृत्ति दी गई है। तो हमें दुर्वृत्ति का उपचार करना है ना, तो इन्होंने बोला गया कि क्रमबद्ध असंवेदीकरण की प्रवृत्ति इन्होंने दी है, जोसेफ ओल्पे ने। अब पढ़ते दूसरे नंबर का है विभीषिका विकृति, जिसको हमने इंग्लिश में क्या बोला था कि सीवियर डिफॉर्मिटी, है ना। विभीषिका विकृति, ठीक है। तो विभीषिका विकृति सीवियर डिसऑर्डर, देखिए DSM-4 में 13 प्रमुख दैहिक संवेदनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। तो सीवियर जो होता है, देखिए 13 दैहिक संवेदनाओं में से कम 4 दैहिक संवेदना भी कोई व्यक्ति अनुभव करता है ना, तो उसे विभीषिका विकृति के द्वारा कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें 4 भी होगा तो भी सीवियर में। देखिए 13 को है दैहिक संवेदना, यानी ये देखिए नॉर्मल आप लोग भी जानते हैं, हृदय गति का तीव्र या कम होना, हृदय गति का तीव्र या कम होना, पसीना आना, इनमें से 4 भी होगा ना तो वो शिकार हो जाता है इसका, विभीषिका का। मांसपेशियों में कंपन उत्पन्न होना, सांस की गति रुकने या मंद होने का अनुभव होना, छाती में दर्द, दम घुटने का अनुभव होना, पेट में दर्द होना या मिचली का अनुभव होना यानी उल्टी टाइप होना, बेहोशी होना या चक्कर आने का अनुभव करना। 9 नंबर अवास्तविकता, यानी कोई वास्तविक चीज नहीं, अवास्तविक या अपने आप से अलग होने का भी अनुभव होना, है ना। अपने आप पर नियंत्रण खोने का डर 10 नंबर। 11 नंबर मरने का डर। 12 नंबर शून्य या झुनझुनी संवेदन का होना, ठीक है। शून्य है या शून्य यानी कुछ नहीं अभी रहा है, शून्य, ठीक है। कंपी अत्याधिक गर्मी का अनुभव होना, ये 13 को बताया गया। 13 में से 4 भी होगा ना, 13 में से 4 भी दैहिक संवेदना होगा ना, ये जो दैहिक संवेदना है, तो हम विभीषिका के शिकार हो जाएंगे। करते सामान्यकृत चिंता विकृति यानी जनरलाइज एंजाइटी, तीसरे नंबर का है। इसमें देखिएगा रोगी चिरकालिक अवास्तविक या अत्याधिक चिंता से ग्रस्त रहता है, यानी चिरकालिक बहुत दिनों तक रहता है, चिरकालिक, अवास्तविक कोई वास्तविकता नहीं है ना। परंपरागत रूप से स्वतंत्र प्रवाही चिंता का कहा जाता है इसको, परंपरागत रूप से स्वतंत्र प्रवाही चिंता का कहा जाता है। GAD यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति हमेशा क्या होता है, तनावित होता है, तनाव रहता है उसमें, चिंता एवं विकृति अशांति की दुनिया में रहता है ना, तनाव चिंता अशांति की दुनिया में भरा रहता है। महा ऐसे, एक मिनट, इसमें 6 माह, तो 6 माह ऐसे बीते हो जिसमें अधिकतर अवधि में उसे अवास्तविकता एवं अत्यधिक चिंता बना हुआ रहा हो, अत्यधिक चिंता बनी हुई है, अवास्तविकता बनी रही है 6 माह से अधिक, तो निश्चित रूप से उसे कहा जाएगा कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का रोगी है। तो 6 माह से अधिक। पढ़ते हैं मनोग्रसित बाध्यता विकृति, जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराता रहता है, न चाहते हुए भी, हम लोगों के साथ भी होता है। देखिएगा वह उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है
और एक विचार बार बार उसके मन में आकर उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न करते रहती है। जैसे देखिए, व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया होती है ये। ऐसी क्रियाएं अवांछित ही नहीं बल्कि अतार्किक एवं असंगत भी होती है। अतार्किक एवं असंगत होती है, कभी कभार होता है ये भी। देखिए, जैसे कि साफ सुथरे हाथ को बार बार धोने का व्यवहार, बार बार धो लेते, साफ सुथरे हैं लेकिन फिर भी धो लेते हैं। ताला ठीक ढंग से लगा रहने पर भी उसे बार बार झकझोरा कर देखना। पहली बार तो ताला लगा दे लेकिन दूसरी बार भी देख लेते हैं लगाया नहीं लगाया अच्छे से, है ना, लेकिन इसमें बार बार भी कर रहे हैं ना। सड़क पर खड़े होकर आते जाते गाड़ियों का नंबर भी नोट करना। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है अपने मनोकर्षित बाध्यता विकृति की। ठीक है, तो ये अतार्किक और असंगत विचारों को होते हैं। अतार्किक और असंगत विचार, कोई इसका सेंस नहीं है। चलो, विषादी विकृति यानी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, इसको हमने बोला है पॉजिटिव पोस्ट आएगा। ठीक है, पोस्ट ट्रूमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यही पढ़ेंगे। विषादी डिसऑर्डर यानी डिप्रेसिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे। इसमें एक ध्रुवीय विकृति भी कहा जाता है। एक पक्ष से शारीरिक वजन में कमी होते होते पाई जाती है। तो इसमें वजन होते पाई जाती है शारीरिक में। प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में कभी ना कभी अवश्य उत्पन्न होता है ये विषादी विकृति, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो होता है डायस्थाइमिक विकृति और एक होता है बड़ा विषादी विकृति। डायस्थाइमिक विकृति में पढ़ेंगे, डायस्थाइमिक विकृति जो कि हम विषादी विकृति में पढ़ रहे हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में दो टाइप्स आते हैं, डायस्थाइमिक विकृति और बड़ा विषादी विकृति। डायस्थाइमिक विकृति में विषादी मनोदशा का स्वरूप चिरकाल होता है, यानी ये भी चालू रहता है, चिरकाल रहता है बहुत दिनों तक। गत कई वर्षों से व्यक्ति की मनोदशा विषादी होती है, गत कई वर्षों से, है ना। अब बड़ा विषादी देखिएगा, इसमें नाम से तो बड़ा विषादी है। व्यक्ति एक से अधिक बड़े विषादी घटनाओं का अनुभव किया होता है, यानी उसके जिंदगी में बहुत से मतलब बड़े बड़े से घटना घटे, दुर्घटना घटे है ना। व्यक्ति प्रत्येक चीज में अपनी अभिरुचि को खो चुका होता है, यानी उसकी अपनी अभिरुचि को खो देता है। उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है यही भूल गया। अब आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है बड़ा विषादी विकृति में। क्वेश्चन आ सकता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति किस विषादी में पाया जाता है, तो बड़ा विषादी विकृति, जो कि किसका पार्ट है, विषादी विकृति का, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। द्रव्य संबंधित विकृतियां, तीव्र तनाव विकृति, ये बहुत पढ़ने में अच्छा है ना। देखो इसमें द्रव्य संबंधित विकृतियां, तीव्र तनाव विकृति, द्रव्य संबंधित है ना, पता होना चाहिए। देखिए DSM-4 में दो पद महत्वपूर्ण है। एक होता है द्रव्य दुरुपयोग, द्रव्य का क्या कर रहे हैं हम, दुरुपयोग कर रहे हैं, और द्रव्य पर हम निर्भर हो रहे हैं। द्रव्य यानी ये नशा वाली चीज होती है, ठीक है, जैसे दारू वगैरह। चलो, तो द्रव्य दुरुपयोग, तो व्यक्ति कुछ विशेष द्रव्य का प्रयोग अनावश्यक रूप से करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने घर तथा कार्यस्थल पर जवाबदेही को ठीक ढंग से निर्वाह करने में असमर्थ महसूस करता है। एक समय में एक से अधिक औषध का उपयोग करते हुए इसे बहुउपयोगी या बहुद्रव्य दुरुपयोगी कहा जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पीना चालू कर लेता है, और फिर ऐसा एक समय आ जाता है कि ज्यादा ही पीना चालू कर लेता है, औषध लेना ज्यादा ही चालू कर लेता है ना, मदपान ज्यादा ही करना चालू होता है, तो उसको बहुद्रव्य दुरुपयोग कहा जाता है। और अपने जो जवाबदेही होता है घर वगैरह पर उसका ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, उतना ध्यान नहीं रखता है, ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है। अब पढ़ते द्रव्य निर्भर, यानी उसी पर अब निर्भर है, जो कि लंबे समय तक यदि व्यक्ति में द्रव्य दुरुपयोग की स्थिति चलती रहती है, यानी बार बार वो पी ही रहा है ना, तो इससे उसमें एक विशेष अवस्था उत्पन्न होती है जिसे द्रव्य निर्भरता कहा जाता है। अब उसके बिना हो ही नहीं सकता, नहीं पिएंगे तो हम जिएंगे ही नहीं, है ना, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। द्रव्य निर्भरता के दो तरह की होती है, एक होती है मनोवैज्ञानिक निर्भरता और एक होती है दैहिक निर्भरता। मन से भी होती है एक रिलेट, और एक होती है देह शरीर से रिलेट होती है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप।
तो मनोवैज्ञानिक निर्भरता में व्यक्ति औषध लेने की तीव्र लालसा दिखलाता है। औषध लेने की कैसी लालसा दिखाता है? तीव्र लालसा। और उसे लेने के लिए वह मानसिक रूप से योजना भी बना चुका होता है, यहाँ जाना है, वहां पीना है ना। इस प्रकार से व्यक्ति यह जानते हुए भी कि ऐसे औषध से हम उनमें हृदय रोग, वृक्क रोग और पेट संबंधित शोध है ना, पेट संबंधित विकार है ना, अन्य रोग हो सकते हैं। ठीक है, अन्य रोग हो सकते हैं, लेकिन औषध लेना जारी रखता है। लेकिन क्या करता है वो? औषध लेना जारी रखता है। पता है कि ये रोग होते हैं, लेकिन फिर भी जारी रखता है, क्योंकि अब उस पर निर्भर ही हो गया है मेंटल रूप से। ठीक है, सब योजना बनाता है, यहाँ यहाँ जाना है, यही ऐसा करना है ना। इनकी दोस्ती वैसे लोगों से होती है, हो जाती है जो इन्हें वांछित औषध प्राप्त करने में मदद करता है। यानी जहाँ से औषध प्राप्त होता है, अपने दोस्त भाई है ना, जो वो भी पीता है, हम भी पीते हैं ना, इस प्रकार से। तो उनसे ज्यादा दोस्ती रहती है इनकी, अच्छे लोगों के साथ तो नहीं रहती, सात्विक लोगों के साथ। अब देख निर्भरता, जब व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में बार बार द्रव्य को लेता है, इस अवस्था का व्यसन भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? दैहिक निर्भरता, यानी व्यसन भी कहा जाता है, बार बार द्रव्य को ले रहा है। द्रव्य द्रव्य संबंध विकृति अनेक है, जिसमें मद्यपानता या मदपान संबंध विकृति प्रमुख है। तो द्रव्य संबंधी बहुत सारे है ना, सिर्फ हम दारू का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो बहुत से हैं, नशा करना, गांजा पीना है ना। चलो, तो मद्यपानता इसमें प्रमुख बताया गया है। मद्यपानता एक ऐसी अवस्था है जिसमें अल्कोहल पर इतनी अधिक निर्भरता बढ़ जाती है, दारू पर है ना, बढ़ जाती है कि इसमें जिंदगी का समायोजन में बाधा पहुंचती है। यानी वो जिंदगी का अपना समायोजन अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक ढंग से। जेलेनिक के अनुसार मद्यपानता की 4 अवस्था बताई गई है। जेलेनिक के अनुसार मद्यपानता की कितनी अवस्था बताई गई? 4 अवस्था। एक होता है प्राक मद्यपान लक्षणात्मक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, सब लोग ध्यान रखना। संकटकालीन अवस्था और चिरकालीन अवस्था। ठीक है, ये स्टेप है दारू वाला है ना, मद्यपान कैसे पीते हैं और कैसी आदत हो जाती है धीरे धीरे होकर। ठीक है, तो इन्होंने 4 अवस्था बताया गया। तो पहली अवस्था देखिएगा, तो जेलेनिक के अनुसार मद्यपानता की 4 अवस्था है। प्राक मद्यपान लक्षणात्मक अवस्था, सामाजिक प्रचलन के अनुरूप खास खास मौकों पर मद्यपान करता है। तो सामाजिक प्रचलन, कोई माहौल है ना, कोई कार्यक्रम वगैरह, डीजे वगैरह बज रहा है, त्योहार है, खास खास मौकों पर पीना चालू कर लेता है। ये पहला स्टेज है। ठीक है, शराब पीने के फलस्वरूप वह अपने तनाव या भय को भूल जाता है ना। थोड़ा सा मानसिक तनाव रहता है तो पीने के बाद यार कुछ नहीं है ना, सब भूल जाता है। सेरिब्रम उसका डैमेज ही हो जाता है ना, सेरिबेलम, सब भूल जाता है, उसमें हाथ में कंट्रोल ही नहीं रहता है, और उसे काल्पनिक आनंद मिलता है। जो वो कल्पना करता है उसमें ही आनंद में डूबा रहता है, वही सत्य समझ बैठता है। ठीक है ना। अब आता है प्रारंभिक अवस्था, दूसरी जो है, उसमें बताया गया है कि व्यवहार में कुछ विसामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। विसामान्य, सामान्य लक्षण नहीं रहते, तो अलग टाइप के होते हैं उसके, जो कि दिखने में आता है व्यवहार में। व्यक्ति शराब की मात्रा बढ़ा देता है, तो दारू की मात्रा बढ़ा देता है, शराब की मात्रा। व्यक्ति में स्मृति ह्रास उत्पन्न होता है, यानी उसका स्मृति भ्रंशी हो जाता है ना, बुद्धि नाश बोलते हैं ना, सूत्र है ना, विषयासक्ति, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश से सर्वत्याग। ठीक है, तो स्मृति उसकी ह्रास हो जाती है। चुरा कर या छिपा कर शराब पीने की इच्छा तीव्र हो जाती है। देखने में आता होगा व्यवहार में, है ना, लोग ऐसे करते हैं, चुरा कर या छिपा कर शराब पीने की इच्छा तीव्र होती है प्रारंभिक अवस्था में, दूसरे स्टेज में। ठीक है, लक्षण बताएगा ऐसे व्यक्तियों में गड़गड़ पीना, गड़गड़ पीते हैं ऐसे व्यक्ति। शराब पीने के प्रसंग से बातचीत में दूर हटना, यानी उसको स्मेल ना आ जाए, है ना, कोई कुछ बोलेगा नहीं दूसरे में, है ना, मतलब पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए दूर हटते हैं। दोष भाव इत्यादि का लक्षण भी दिखाई देता है, उसमें दोष का भी लक्षण दिखाई देता है। तीसरा संकटकालीन अवस्था, इसमें होता है कि मदिरापान से नियंत्रण हट जाता है, यानी उस पर कंट्रोल ही नहीं रहता अब मदिरापान पर। वह तब तक पीते जाता है जब तक कि उसकी चेतना बनी रहती है, जब तक चेतना है तब तक पीते जाओ। ऐसे आदतों के कारण उन्हें व्यक्तिगत क्षति काफी होती है ना, व्यक्तिगत तो क्षति होती ही है, और कभी कभी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है।
जॉब लगी हो तो अब छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब नौकरी चली जा सकती है उसकी, क्योंकि उसका कंट्रोल ही नहीं है शराब पर। चिरकालिक अवस्था जो लास्ट में आती है, तो इसमें नहीं क्या, सुबह सुबह पीने की आदत हो जाती है, उठने के बाद बस पीना है। शराबी यह समझता है कि जब तक वह सुबह में पिएगा नहीं, वह कोई भी काम प्रारंभ नहीं कर सकता। तो इसको ऐसा लगता है कि अब जब तक हम पिएंगे नहीं तब तक कोई काम करेंगे नहीं। इस अवस्था में मद से भी शराब को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान लेता है ना। अब लोग, बाकी लोग कैसे मान लेते हैं, पूरी ये संपत्ति, ये सब मतलब जो कुछ है हमारे जायदाद संपत्ति, वो अपना हिस्सा मानते हैं, ये शराब को हिस्सा मान लेता है। शराब नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। शराब पीने के लिए घर के सामान, यहाँ तक कि औरतों के गहने भी आदि चुपके से बेच डालता है, गहने वगैरह बेच डालता है। बोगेन 1987 ने रक्त में मद्यपान स्तर तथा उसका व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का एक अति महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। तो यह अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। बोगेन 1987 ने रक्त में मद्यपान का स्तर बताया इन्होंने, ठीक है, ब्लड में। तो मद्यपान का स्तर कितना होता है, कितने इसमें है ना, कितना पिएंगे तो कितना स्तर होगा, इस प्रकार से बताया गया है। अब पढ़ते हैं लास्ट का जो टॉपिक है, वो मानसिक दुर्बलता, मेंटल रिट्रेडिशन, ठीक है, मानसिक दुर्बलता। यहां तक कवर हो गया सबको, ठीक है। अब छोटा सा बचा है, खत्म हो जाएगा। क्लियर है, हम कर लीजिएगा। कुछ पूछना तो नहीं है ना, पूछना हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। कार्तिकेश्वर जी, सनातन जी, अजय जी, सब लोग थम कर लेगा। नंता जी, शेजल जी, पूजा जी, प्रशांत जी, शालिनी जी, नेहा जी, सुनीता जी, चलो गुड। मानसिक दुर्बलता, मेंटल, ठीक है, मेंटल देखते हैं। DSM-4 में मानसिक दुर्बलता को समायोजित व्यवहार में कमी के साथ सार्थक रूप से अधो औसत यानी कम औसत बौद्धिक कार्यवाही के रूप में परिमार्जित किया जाता है। यानी इसमें बौद्धिक लेवल बताया जाता है। इसमें क्या होता है कि 18 वर्ष की आयु से पहले अभिलक्षित हो जाते हैं। जो कुछ लोग होते हैं ना 18 वर्ष के कम उम्र के होते हैं, उनमें ज्यादा ये मानसिक दुर्बलता पाई जाती है, और उनका जो बुद्धि का स्तर है वो पाया जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें दो भागों में बांटा गया है, इस मानसिक दुर्बलता को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है कि शिक्षा ग्रहण योग्य मानसिक दुर्बलता, शिक्षा ग्रहण करते समय जो बुद्धि का स्तर होता है, और प्रशिक्षण, ठीक है, ट्रेनिंग योग्य मानसिक दुर्बलता, ट्रेनिंग के समय। तो देखिए, शिक्षा ग्रहण योग्य मानसिक दुर्बलता में बच्चों का प्राप्तांक किसी बुद्धि परीक्षण पर एक प्राप्तांक के सामान्य परास से ठीक नीचे होता है। ऐसे बच्चे दिए जाने वाले शिक्षा तथा निर्देश से काफी लाभान्वित होते हैं, ठीक है, यानी एक एवरेज होता है, इसलिए इसमें लाभान्वित हो जाते हैं बच्चे, उनका जो बुद्धि का स्तर होता है। और प्रशिक्षण योग्य मानसिक दुर्बलता में इस श्रेणी में वैसे बच्चों को रखा जाता है जो सामान्य परास से काफी नीचे होते हैं, ठीक है, वो तो ऊपर वाले ठीक नीचे थे, तो ये लोग क्या होते हैं, काफी नीचे होते हैं सामान्य बुद्धि के, सामान्य एवरेज के। तो ऐसे बच्चे दिए गए शिक्षा एवं प्रशिक्षण से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। जो कुछ शिक्षा दिया जाता है, जो प्रशिक्षण किया जाता है, तो उससे लाभ उठाने में यह असमर्थ साबित होते हैं, ठीक है। ये मानसिक दुर्बलता बताया गया है इनके बारे में 18 वर्ष के नीचे वालों में। मानसिक दुर्बलता के 10 नैदानिक प्रकार है। कितने बताए गए, 10 नैदानिक प्रकार बताए गए। जो एक होता है डाउन सलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एनाटॉमी पूछा जाता है। डाउन सलेक्शन, फोनिल केटोनिरिया, बोनापन, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लघु शीर्षता एवं बृहद शीर्षता, जल शीर्षता, क्लाइनफेल्टर सलेक्शंस, टर्नर सलेक्शंस, दुर्बल एक सलेक्शंस, विलियम सलेक्शंस और प्रेडर विली सलेक्शंस। ये 10 है। देखिए एक एक पढ़ लेते हैं, मोटा मोटा देख लेते हैं इसको। डाउन सलेक्शंस यानी ब्रिटेन मनोचिकित्सक लेगडॉन 1886 में बताया इन्होंने कि बुद्धि उपलब्धि जो होती है उनकी, वो 25 से 50 के बीच होती है, जो डाउन सलेक्शन के होते हैं,
प्रभावित होते हैं जो बच्चे लोग, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है ना 25 से 50 के बीच होती है, और इनकी मानसिक आयु होती है 6 से 7 वर्ष तक होती है। जो बच्चे मानसिक आयु जिनकी है 6 से 7 वर्ष मानसिक आयु है, ठीक है, तक होती है, ऐसे व्यक्तियों के चेहरे की बनावट मंगोलिया जाति के लोगों से मिलती जुलती है, ठीक है, तो मंगोलिया जाति के लोगों से मिलती जुलती है, इसलिए इसे मंगोलिज्म कहा गया है, इसलिए इसको मंगोलिज्म कहा गया है, डाउन सिलेक्शन से। ऐसे व्यक्तियों के गुणसूत्र 21वें युग्म में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। तो जो 21वें युग्म का गुणसूत्र जो होता है ना, उसमें क्या होता है, एक अतिरिक्त युग्म गुणसूत्र होता है, जिससे फलस्वरूप ऐसे लोगों में गुणसूत्र की संख्या 46 ना होकर, 46 होती है ना गुणसूत्र की संख्या, तो इसमें 47 हो जाते हैं, इसमें डाउन्स में, ठीक है, ये डाउन सिलेक्शन। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग नहीं है ये, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला नहीं है, ठीक है, जन्मजात नहीं है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान यानी एक विशेष जननिक त्रुटि के परिणाम स्वरूप होता है। तो जननिक जन्म के समय में क्या जननिक त्रुटि के परिणाम स्वरूप ये होता है, जननिक त्रुटि, ठीक है, मेल में हो या लेडी में हो। चलो, फोनिल केटोन्यूरिया, प्रोटीन चयापचय में गड़बड़ी होती है, ठीक है, तो प्रोटीन चयापचय में गड़बड़ी होने से क्या होता है, तो फोनिल केटोन्यूरिया, इसमें जन्म के समय बच्चा सामान्य दिखता है, जन्म के समय तो सामान्य दिखता है, लेकिन परंतु 6 से 12 महीने के भीतर इसमें मानसिक दुर्बलता का लक्षण दिखाई पड़ता है। तो 6 से 12 महीने के भीतर एक मानसिक दुर्बलता का लक्षण दिखाई देने पड़ता है। बोनापन पढ़ेंगे, अब तीसरे नंबर पर है बोनापन। इसमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म भी कहा जाता है इसको, हाइपर नहीं, हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड हार्मोन्स की अत्यधिक कमी या अनुपस्थिति से उत्पन्न होता है, थायराइड हार्मोन्स की अत्यधिक कमी या अनुपस्थिति से होता है। इसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 25 से 75 के बीच में होती है, इन कैटेगरी में जो बच्चे लोग आते हैं, यानी बोनापन में जिसमें है। लक्षण बताया गया कि व्यक्ति का कद बोना के समान होता है, बोना छोटा है ना, देखने में कुबड़ जैसा होता है, इनका सर बड़ा होता है और गर्दन मोटी छोटी होती है। सर कैसे होता है, बड़ा, गर्दन मोटी व छोटी होती है। आंखों की पलकें मोटी होती है, आंखों की पलकें कैसी होती है, मोटी होती है। और इनका यौन विकास एवं सांवेगिक विकास सीमित होता है, इनका जो यौन विकास और सांवेगिक विकास कैसा होता है, सीमित होता है। अब पढ़ते हैं लघु शीर्षता, यानी लघु यानी छोटा, शीर्ष यानी सर, और बृहद शीर्षता यानी बड़ा सर, बृहद यानी बड़ा, शीर्षता यानी सर बड़ा होता है। लघु शीर्षता एवं बृहद शीर्षता, ये दो ऐसी मानसिक दुर्बलता है जिनका संबंध कपालीय विसंगति से होता है, यानी कपाली से होता है, संबंधित होता है। ये लघु और बृहद शीर्ष से, सर से संबंधित होता है। लघु शीर्षता को देख लेते पहले। व्यक्ति का सर सामान्य से छोटा, काफी छोटा होता है, सामान्य से बहुत काफी छोटा होता है। इसमें सिर जो होता है ना शंकु के आकार का होता है, शंकु के आकार का। सिर की परिधि जो होती है ना 17 इंच से कम, जबकि सामान्य की परिधि कैसी होती है, 22 इंच की, 22 इंच की होती है। तो इसमें 22 इंच की परिधि नहीं होती है सिर की, ठीक है, सामान्य में 22 पाया जाता है, लेकिन इसमें 17, कम से कम 17-18 हो सकता है बस, इसके अलावा फिर नहीं। कद छोटा एवं नाटा होता है, कद कैसे होता है, छोटा एवं नाटा होता है। इसकी बुद्धि लब्धि जो होती है ना वो 25 लगभग होती है, बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 25 होती है। परंतु इसकी मांसपेशियों का गठन एवं यौन अंगों का विकास सामान्य होता है। तो मांसपेशियां और यौन अंग होते हैं ना, इसमें सामान्य होते हैं। लेकिन अपरते बृहद शीर्षता, इसमें क्या होगा, जरूरत से काफी बड़ा होगा, यानी बृहद यानी बड़ा शीर्ष होगा, सिर जो होगा बड़ा होगा। बच्चों में दृष्टिहीनता होगी, इसमें बच्चों में क्या होगी, दृष्टिहीनता होगी, और कंपन और अन्य स्नायुविक विकार भी दिखने में आएंगे, स्नायु जो विकार है। मानसिक दुर्बलता का लक्षण काफी अधिक होता है, तो इसमें मानसिक दुर्बलता ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है, जो कि बृहद शीर्षता होते हैं, बड़ा बड़ा जो जिसका सर होता है। पर जल शीर्षता, व्यक्ति के मस्तिष्क के एक प्रकार का जल द्रव्य जिसे सेरोब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, सेरोब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है, जो कि अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है, जिसमें मस्तिष्क के फैलाव के कारण मस्तिष्क की यह कोशिकाएं काफी पतली हो जाती है, मस्तिष्क
फैलाव के कारण क्या होता है, जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है मस्तिष्क की, वो काफी पतली हो जाती है और शिशु या व्यक्तियों में मानसिक दुर्बलता उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर व्यक्तियों में या फिर शिशु में मानसिक दुर्बलता उत्पन्न होगी। इसको बोले गए जल शीर्षता, यानी सेरेब्रोस्पाइनल द्रव की वजह से होता है, अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है ये। क्लाइन फिल्टर सलेक्शन, सिर्फ बालिकाओं में पाया जाता है। तो ये जो क्लाइन फिल्टर है वो सिर्फ बालिकाओं में पाया जाता है। इसमें जो बालिका की जो गर्दन होती है ना, वो छोटी होती है और झुकी होती है। देखे होंगे आप लोग, जिसकी किसी की गर्दन छोटी होती है और झुकी होती है ना। तथा इसमें लैंगिक अपरिपक्वता भी पाई जाती है, लैंगिक अपरिपक्वता पाई जाती है। इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 30 से लेकर 40 से लगभग होती है। मानसिक दुर्बलता का कारण यौन गुणसूत्र में गड़बड़ी होती है इसमें बालिकाओं में, है ना। इसमें बालिकाओं में सिर्फ एक ही एक्स पाया जाता है, 2 एक्स होते हैं तो एक ही एक्स पाया जाता है। टर्नर सलेक्शन इसमें पढ़ेंगे टर्नर में, ठीक है। यौन गुणसूत्र में उत्पन्न विषम गति से होती है, यानी यौन गुणसूत्र में विषमता आती है, सिर्फ बालकों में पाया जाता है। इसमें टर्नर में बालकों में सामान्य यौन एक्स वाई गुणसूत्र न होकर इसमें एक्स एक्स वाई यानी 3 हो जाते हैं, एक्स एक्स वाई हो जाता है। इसमें बुद्धि लब्धि जो होती है ना 35 से लेकर 35 से लेकर 40 के बीच में होती है। यौन ग्रंथि अपरिपक्वता होती है इसमें, यौन ग्रंथि जो होती है वो अपरिपक्व होती है, परिपक्व नहीं होती है टर्नर में, ठीक है। ये बालकों में पाया जाता है। इसमें एक्स एक्स वाई की जगह पर एक्स एक्स वाई हो जाता है, 3 गुणसूत्र। दुर्बल एक्स सलेक्शन देखिए, दुर्बल एक्स इसमें जिसमें गुणसूत्र अर्थात 23वें जो युग्म है ना गुणसूत्र का, उसमें एक्स गुणसूत्र का कमजोर होता है। एक गुणसूत्र कैसे होता है, 23वें युग्म वाला कमजोर होता है, इसलिए दुर्बल एक्स बोला गया है। महिलाओं की अपेक्षा इसमें पुरुषों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि पुरुषों में 23वें गुणसूत्र में एक ही एक्स होता है, जबकि महिलाओं के इन गुणसूत्र में 2 एक्स होते हैं। तो पुरुष में जो 23वां जो युग्म होता है ना उसमें एक ही होता है, लेकिन महिलाओं में 2 होते हैं। तो एक ही होता है, इसकी वजह से पुरुषों में दिक्कत आती है, दुर्बल होते हैं, ठीक है। विलियम्स इसमें गुणसूत्र संख्या 7 पर एक जीन के विलोपित होना होता है, जो जीन होता है उसका विलोपित हो जाता है गुण 7 पर। यानी ऐसे बच्चे शब्दावली और व्याकरण से संबंध और कौशल तो दिखलाते हैं, यानी व्याकरण और शब्द है ना, इसमें तो संबंध अच्छा रहता है, उनका कौशल अच्छा रहता है, लेकिन इनका जो भाषा के अन्य पहलू काफी, यानी भाषा के अन्य पहलू पर काफी पिछड़े रहते हैं, काफी ये क्या रहते हैं, पीछे रहते हैं भाषा में। बच्चों को चिंतन के सापेक्ष अनुपस्थिति में भाषा वाला बच्चा भी कहा जाता है। इसमें चिंतन के सापेक्ष बच्चों को भाषा वाला बच्चा भी बोला जाता है विलियम्स में। अपरते प्रेडर विल्ली सलेक्शन लास्ट वाला है, खत्म हो गया। इसमें 15वें गुणसूत्र में कुछ जननिक तत्वों की पर्याप्त कमी होती है, जो 15वें गुणसूत्र में कुछ जननिक तत्वों की पर्याप्त कमी होती है। इनका शारीरिक कद नाटा होता है, छोटा होता है, और ऐसे बच्चे विरोधात्मक व्यवहार करते हैं। ऐसे बच्चे कैसे करते हैं व्यवहार, विरोधात्मक, ठीक है। कंप्लीट हो गया है।